हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी इस नदियों की सीरीज़ के अंतर्गत ही शिप्रा नदी। अब शिप्रा नदी जो हम पढ़ेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व देखेंगे, वही जो चक्रानुक्रम प्रक्रिया हम चला रहे हैं नदियों के साथ में, प्राचीन नाम, उद्गम स्थल, अवसान स्थल, निकटवर्ती जिले और उसके साथ में ही क्या वही आपका प्रवाह क्षेत्र किन राज्यों से होता है और क्या विशेषता, कौन से बांध वगैरह बने हुए हैं, ये हम सब चीज़ें इसके अंतर्गत देखते हैं। लेकिन आज हम शिप्रा नदी की बात करते हैं तो इसका एक अलग ही अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो इस ऐतिहासिक महत्व वाली नदी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। शिप्रा नदी है तो शिप्रा नदी की जो है उसके प्राचीन नाम बताइए। तो शिप्रा के प्राचीन नाम है, उसमें है पूर्ण सलीला। देखो, पूर्ण सलीला, पूर्ण मतलब पूरी, सलीला, सलील मतलब क्या होता है? सलील मतलब जल होता है, पानी होता है आपका। तो पूर्ण सलीला मतलब पूर्ण जल युक्त जो नदी है आपकी, वो कौन सी है? शिप्रा नदी है। तो पूर्ण सलीला हो गई, फिर कौन सी हो गई? मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी से मतलब क्या है? मोक्षदायिनी से मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति अपने पाप वगैरह करता है, कुछ गलत कृत्य करता है, तो माँ शिप्रा में स्नान करने के बाद उसके पापों से उसको क्या मिल जाती? मुक्ति। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ये हमने सुना है ऐसा। लेकिन हो सकता है कि उसी जन्म में उसे उसके पापों का क्या मिले, फल मिल जाए, या फिर प्रायश्चित करने के लिए जो भी उसको सजा मिले, वो एक बात अलग है। तो पूर्ण सलीला हो गई, मोक्षदायिनी हो गई। अमृत संभवा, ठीक है, अमृत संभवा, कनक श्रृंगा, सोमवती, ज्वरहरणी, प्रलोक्य, अवंती। अवंती तो मतलब आपके उज्जैन का भी प्राचीन नाम है। तो इस शिप्रा नदी को भी आप अवंती के नाम से अगर जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शिप्रा नदी है वह भी आपकी अवंती के नाम से ही जानी जाएगी, प्रलोक्य के नाम से जानी जाएगी, कनक श्रृंगा के नाम से जानी जाएगी, ज्वर, ठीक है, ये लिखा है ना आपका, ज्वर क्या लिखा है? ज्वर हरणी, ज्वर को हरने वाली, ठीक है, सोमवती, कनक श्रृंगा, अमृत संभवा, मोक्षदायिनी और पूर्ण सलीला, ये किसके प्राचीन नाम है? शिप्रा नदी के। एक बार रिकॉल कीजिए मेरे साथ में, शिप्रा नदी के जो प्राचीन नाम है उसमें पहले कौन आता है? पूर्ण सलीला आता है। फिर कौन आता है? मोक्षदायिनी आता है। फिर कौन आता है? ये आती है आपकी अमृत संभवा, फिर कनक श्रृंगा, कनक श्रृंगा के बाद सोमवती, सोमवती के बाद ज्वरहरणी, ज्वरहरणी के बाद प्रलोक्य और प्रलोक्य के बाद आती है अवंती। ये जो है आपकी, ये आपके प्राचीन नाम हो गए शिप्रा नदी के। अब आगे हम देखते हैं शिप्रा नदी के उद्गम के बारे में कि शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो शिप्रा नदी का जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है आपकी, तो वहीं से भी यहाँ पर, अभी इसके पहले हमने केन नदी देखा था, उसके पहले हमने अन्य नदियों के बारे में बात की है, तो वो आपके अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं। तो उनमें ये आपका एक पर्वत कौन सा? विंध्याचल। तो शिप्रा नदी कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत के पास में ही क्या मिलेगी आपको? काकरी बड़ी पहाड़ी। यहाँ पर पहाड़ी है, पहले तो श्रेणी का ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, एक आपकी पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? काकरी बर्डी। काकरी बर्डी के नाम से इसे जाना जाता है। और काकरी बर्डी पहाड़ी पर ही कुंड है, उसका नाम क्या है? बाणेश्वर कुंड। कौन सा? बाणेश्वर कुंड। अलग अलग नदियों के अलग अलग कुंड भी मैंने लिखवाए हैं, पर्वत अलग लिखवाए हैं, उसके साथ में पठार भी अलग लिखवा दिए, पहाड़ भी अलग लिखवा दिए, जिला भी लिखवा दिए, यहाँ तक गांव और तहसील भी लिखवा दी। तो जैसा प्रश्न पूछे वैसा ही आंसर आपको कर देना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही क्या है आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका काकरी बर्डी। और काकरी बर्डी के पास ही क्या है? एक आपका कुंड है, उस कुंड को क्या कहते हैं? बाणेश्वर कुंड। और ये बाणेश्वर कुंड कहाँ है? ये आपका महू इंदौर में है। कहाँ पर? महू इंदौर में। आपने देखा इसके पहले चंबल नदी पड़ी थी, वो भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत से निकलती, महू इंदौर से। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो आपकी चंबल नदी थी वो जाना पावा की पहाड़ी से निकली थी, लेकिन शिप्रा नदी वो कहाँ से निकलती है? काकरी बर्डी कुंड से, ठीक है, मतलब काकरी बर्डी पहाड़ी के बाणेश्वर कुंड से। तो चीजें यहीं पे क्लियर कर लें आप लोग, क्योंकि इंदौर तो दोनों इन नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। लेकिन वहां से क्वेश्चन कहाँ से बनता है फिर कि भैया शिप्रा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, इसमें एक कुंड है जिसका नाम क्या है? ये बाणेश्वर कुंड। और बाणेश्वर कुंड है आपके महू इंदौर में, और यहीं से इसका उद्गम हो जाएगा। कुल लंबाई अगर पूछ ले आपसे कि कुल लंबाई बताओ किसकी? शिप्रा के, तो 195, 195 किलोमीटर की है। 195 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए जो आपकी नदी कौन सी? यही क्या? शिप्रा। 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? तो 2 राज्यों में इसका प्रवाह है। पहला कौन सा है जिससे निकलती है? मध्य प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्य में क्या होगी? ये नदी आपकी शिप्रा बहेगी।
अवसान मतलब समाप्ति कहाँ पर होती है, तो चंबल नदी में मिल जाती है और कोटा राजस्थान में। तो चंबल कहाँ, चंबल तो देखा ही था आप लोगों ने, चंबल के बारे में इससे चर्चा कर चुका हूं मैं, है ना। तो चंबल नदी में ही मिल जाएगी शिप्रा नदी, और कहाँ पे मिलेगी आपके कोटा में। और कोटा कहाँ पर है, ये आपका शैक्षणिक संस्थानों के लिए फेमस है आपका कोटा, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, पता है ना। तो कोटा आपका चंबल नदी के किनारे बसा, और उसी चंबल नदी में क्या करेगी आपकी ये शिप्रा नदी मिल जाएगी। इतना हो गया क्लियर। शुरुआत की थी हमने कहाँ से, यही शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के प्राचीन नाम देखे थे, कहाँ से नाम देखे थे, यही आपका पूर्ण सलीला देखा था। पूर्ण सलीला के साथ में मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, कनक श्रृंगा, सोमवती, ज्वरहिणी, प्रलोक्य और अवंती। उद्गम कहाँ से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, पहाड़ी का आखिरी बड़ी है। उद्गम कुंड कौन सा है, बाणेश्वर कुंड है, महू इंदौर से उद्गम होती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 195 किलोमीटर। कितने राज्यों में प्रवाह, 2 राज्यों में प्रवाह। कौन कौन से प्रवाह राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कहां पर अवसान होगा, चंबल में। कहां पर चंबल में, तो कोटा राजस्थान। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब आता है मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। जैसे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली एक नदी कौन सी है आपकी, बेतवा। तो बेतवा को आपने क्या बोला था, बेतवा को आपने बोला था मध्य प्रदेश की गंगा। और उसके पीछे का जो तथ्य थे कि क्यों इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। तो मालवा की गंगा पूछता है तो शिप्रा नदी बताना है, और मध्य प्रदेश की गंगा पूछता है तो बेतवा नदी। ये हो गया। आगे प्रवाह जिले कहाँ से कहाँ होता है, इंदौर। इंदौर से निकलती है, इंदौर से कहाँ जाती है, देवास। अब ये जो देवास है ना आपका, इंदौर और देवास दोनों क्या है, सीमा बनाते हैं। और ये शिप्रा नदी है ना, तो शिप्रा एक गांव का ही नाम है। क्या नाम है, एक शहर टाइप है मतलब, ठीक है। तो उस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, ये आपकी निकलती है कौन सी, शिप्रा नदी। ये जैसे आपका सपोज ये आपका देवास जिला मान लो आप, ठीक है, ये देवास वाला पिक पॉइंट आपका, और इसके पास में ये आपका कौन सा है, इंदौर जिले की सीमा। तो इन दोनों के बिल्कुल मध्य से होकर, ठीक, इन दोनों के मध्य से होकर ही कौन सी नदी गुजरेगी, ये आपकी शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी फिर क्या करेगी, वो शिप्रा नदी उज्जैन से प्रवाहित होने के साथ कहाँ पहुंच जाएगी, आपके उज्जैन पहुंच जाएगी। तो ये तीनों जिले हैं ना बिल्कुल पास पास में है। तो प्रवाह जो होगा वो इंदौर, और इंदौर से कहाँ पहुंच गई, देवास। डायरेक्ट उज्जैन मत पहुंचाना, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक जिला देवास है, जिसकी सीमा भी कौन बनाती है, शिप्रा नदी। क्योंकि देवास और आपके इंदौर को अलग कौन करती है, यही तो करती है। जो है आपका शिप्रा शहर है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका आधा भाग इसका देवास में आता है, और आधा भाग किस में आता है, इंदौर में आता है। तो एक इंदौर वाला जो हिस्सा लगता है वो नदी के उस पार का, और इधर इस पार का। तो ये वाला हो गया शिप्रा वाला स्थल, और यहीं से कौन सी नदी निकल गई, शिप्रा। आगे आता है इंदौर से देवास। देवास से कहाँ पहुंच गए, उज्जैन, महाकाल की नगरी पहुंच गई। और फिर क्या करेंगे, वही सिंहस्थ कुंभ लगाएंगे, लेकिन आगे पहले इनको देख लेते हैं। उज्जैन संभाग का ही भाग कौन है, रतलाम। रतलाम से आगे मंदसौर, और मंदसौर से आगे कौन, कोटा। और कोटा में क्या करती है, चंबल नदी में संगम हो जाता है। इंदौर, देवास, उज्जैन, यहां तक क्लियर है। इंदौर, देवास, उज्जैन। उसके बाद कहां पे गई, उसके बाद गई रतलाम, और रतलाम से फिर टर्न लिया और कहां पहुंच गई, वो पहुंच गई आपके मंदसौर में। मंदसौर से घूम गई कहां पर, कोटा पहुंच गई। कोटा कहां पर, राजस्थान, और राजस्थान के कोटा के चंबल नदी में जाके मिल गई। हो गया यहां तक। सहायक नदियों की बात करते हैं तो गंभीर नदी है यहाँ पर, और एक कान्ह नदी है। कान्ह नदी मतलब जिसे कहा जाता है खान नदी। पहले बात करते हैं गंभीर नदी की। तो गंभीर नदी जो है वो आपकी प्रवाहित होती हुई कहाँ जाती है, मंदसौर वाले क्षेत्र से निकल के कहाँ पहुँच जाती है, इसी के आसपास में किस में मिल जाती है, शिप्रा नदी में मिल जाती है। तो गंभीर पूछा जाता है, आता है भी ये क्वेश्चन यहाँ पर कि गंभीर किसकी सहायक नदी है। तो गंभीर बहुत सारे नर्मदा लगा देते हैं, लेकिन नर्मदा से गंभीर का कोई संबंध नहीं है ना। शिप्रा नदी जो है ना, उसकी सहायक नदी कौन है, गंभीर। और उसके साथ ही दूसरी जो सहायक नदी उसका नाम क्या है, कान्ह। कान्ह को क्या बोलते हैं, खान नदी। ये आपका इंदौर शहर है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, खान नदी। अब इंदौर इतना बड़ा शहर है तो उसका किनारा तो कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन राजवाड़ा जो क्षेत्र पड़ता है आपका, वहीं से एक जो नाला निकला है, जो नालेनुमा संरचना, ठीक है, वो जो आपका नाला निकला वही क्या है, आपकी खान नदी। तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि वो जो राजवाड़ा क्षेत्र से निकलने वाला जो नाला है वही कान्ह नदी है, जिसे खान नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो खान है, और या फिर कान्ह बोल दो, या फिर गंभीर नदी आपका दूसरे नंबर की, वो किस में जाके मिल जाती है, तो वो शिप्रा नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर कौन सा है, उज्जैन, सभी ने पढ़ा है।
कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। इसके अतिरिक्त और भी शहर आएंगे कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन वो नदियां समाप्त होने के बाद नदियों के किनारे बसे शहर का एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें आपके सारे शहर वगैरह क्या होंगे कवर करवा दिए जाएंगे। ये शिप्रा उज्जैन में पहुंच गई। अब उज्जैन में क्या है? शिवलिंग है। कौन सा? दक्षिण मुखी शिवलिंग है। विशेषता क्या भैया बताओ? जैसे एक भोजपुर रायसेन में पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, तो भोजपुर रायसेन में है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो शिवलिंग है कौन सा? जो महाकालेश्वर मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर का है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। तो उस महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के तट पर जो है उसी के अंदर जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के अंतर्गत जो शिवलिंग स्थापित किया गया है, उस शिवलिंग का जो मुख है वो किस दिशा में बताया गया है? दक्षिण में। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण मुखी शिवलिंग कहां पर है? तो दक्षिण मुखी शिवलिंग आपको मिलेगा उज्जैन में, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी विख्यात होगा। ये आ गया यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पे क्या लगता है? सिंहस्थ कुंभ लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। पिछला लगा था 2016 में, अगला लगेगा कब? 2028 में। शाही स्नान होता है, जिन लोगों को करना हो 2028 तक कभी बचे तो कर लेना। तो 2028 में इसका सिंहस्थ कुंभ लगेगा। ठीक है। अब सिंहस्थ कुंभ क्या है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा मैं, कि जब इसमें एक राशि का एक फेर होता है। ठीक है। वो राशि के ऊपर मतलब बताया जाता है इस प्रकार से कि ये जो आपका सूर्य है और आपका बृहस्पति है, इस तरह से अपनी जो दशाएं बदल देते हैं। दशाएं मतलब उनकी जो ग्रह स्थिति होती है वो क्या होती है? चेंजेस हो जाती है। तो उस कारण क्या होता है कि जो आपका कुंभ मेला है ना, इसे उज्जैन में किस नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। आपका नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो लगने वाला जो आपका मेला उसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कौन सा आपका? सिंहस्थ मेला है। तो अब पिछला आपका लग गया 2016 में, अगला 2028 में लगेगा। त्रिवेणी घाट कहाँ पर है? त्रिवेणी घाट उज्जैन में। देखो त्रिवेणी घाट मतलब बहुत जगह पे, रतलाम में भी त्रिवेणी घाट मिल जाएगा आपको। लेकिन त्रिवेणी घाट मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 नदियों का जो संगम है आपका, वो कौन सी नदियाँ हैं? एक तो शिप्रा तो मुख्य नदी है, शिप्रा में जाके मिल गई सरस्वती, और सरस्वती में जाके मिल गई खान नदी। मतलब तीनों नदी यहाँ पर। खान अभी देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था कि शिप्रा की सहायक नदी कौन सी? ये खान नदी। तो ये खान नदी है ना, इंदौर से निकलने के बाद उज्जैन में क्या करती है? उज्जैन में पहुंचने के बाद ही क्या करती है? उज्जैन से पहले ही क्या होती है? यहाँ पर शिप्रा नदी में मिल जाती है। इसको अलग से डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि ये शिप्रा नदी के जल को भी क्या कर रही है? प्रदूषित करने का कार्य कर रही है। अब इंदौर का जा रहा केमिकल रसायन जो भी है आपका प्रदूषित या मटेरियल या गाद है, उसको भर के कहाँ से लेके आती है? इंदौर से। और उसका विस्तारण कहाँ कर देती है? तो शिप्रा में। और शाही स्नान यहाँ पे होता है, अलग अलग स्नान होते हैं यहाँ पर। तो क्या उसको इसमें करेंगे क्या? नहीं। उसके लिए क्या किया गया है? त्रिवेणी घाट तो नाम दे दिया, लेकिन इसके पानी को क्या करते हैं? निकासी के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई है। तो त्रिवेणी घाट कहाँ पर है? उज्जैन में शिप्रा नदी के पास मिलेगा। शिप्रा नदी में ही क्या करेगी? सरस्वती और खान नदी जाके मिल जाएगी। आगे आता है राम घाट। कौन सा घाट? राम घाट उज्जैन का सबसे बड़ा घाट है। कौन सा घाट? उज्जैन का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? राम घाट। इसके पहले नर्मदा जब पड़ी थी तो नर्मदा के अंतर्गत हमने देखा था क्या? ये देखा था कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो वो देखा था महेश्वर घाट। कहाँ पर पड़ा था? महेश्वर घाट खरगोन में। तो अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो ऑप्शन में पहले नंबर पे दे दे आपको कौन सा घाट? राम घाट, त्रिवेणी घाट, और फिर दे दे आपको महेश्वर घाट। तो भावनाओं के आवेश में उत्तेजित नहीं होना है और डायरेक्ट राम घाट नहीं लगा देना है। राम घाट सबसे बड़ा घाट कहाँ का बताया जाता है? उज्जैन का। ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो महेश्वर घाट है वो आपका नर्मदा का सबसे बड़ा घाट है, जो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो बस हो गया यहाँ तक। राम घाट उज्जैन का सबसे बड़ा घाट है जिसमें कुंभ या सिंहस्थ के समय शाही स्नान होता है। नर्मदा लिंक, नर्मदा शिप्रा लिंक क्या है? तो नर्मदा शिप्रा लिंक क्या है? एक तरीके से आपकी एक शासन के द्वारा एक योजना चालू की गई जिसके तहत क्या किया गया? नर्मदा नदी का जो जल है वो पाइपों के माध्यम से किस में छोड़ा गया है? आपकी ये शिप्रा नदी में। तो ये कब शुरू की गई है? ये सिंहस्थ के पहले शुरू कर दी गई थी ना, 29 नवंबर 2012 को। 29 नवंबर 2012 में नर्मदा शिप्रा लिंक का शुरू की गई और इसमें नर्मदा का पानी पाइप से कहाँ पर छोड़ा जाएगा? शिप्रा नदी में। अब आगे यहीं पर क्या है? अंकपात आश्रम। अंकपात आश्रम को ही क्या बोलते हैं? सांदीपनी आश्रम। और ये सांदीपनी आश्रम कहाँ पर है? उज्जैन में है, शिप्रा नदी के तट पर है। बृहदहरि की गुफा कहाँ पर है? मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ पर है? ठीक है। वो अलग अलग गुफाएं हमने पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा चीज ये ध्यान रखना कि बृहदहरि की गुफा कहाँ पर है, तो वो आपके उज्जैन में है। और
जितने भी पर्यटन स्थल हैं कौन से, उज्जैन के अंतर्गत जो उज्जैन शहर से सटे हुए हैं, इसमें आपकी हरिसिद्धि मंदिर हो गया, साक्षी गोपाल मंदिर वगैरह, मतलब जितने भी हुआ है आपके, सिंहासन बत्तीसी हो गया, तो ये सब चीजें जो है ना, ये कौन सी नदी के तट के बिल्कुल पास से मिलेगी आपको, शिप्रा नदी के तट पर। मतलब उज्जैन से संबंधित कोई भी तथ्य अगर आपसे पूछता है कि ये फला, ये गुफा या ये मंदिर किस नदी के तट पर है, तो वो अधिकांश मंदिर किस नदी पर है, मतलब सभी मंदिर आपके शिप्रा नदी के तट पर ही आपको मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक का है। कौन सी नदी देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी कहाँ से उद्गमित होती है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर फैक्ट के अनुरूप देख लें कि ये आपका कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन ये बाद में आएगा, पहले इंदौर से निकाल लो इसको, है ना। इंदौर से देवास, देवास से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से आगे बढ़ते हुए किधर, राजस्थान में, और राजस्थान का ये कौन सा, कोटा। तो कोटा राजस्थान में। आ रही पॉइंट समझ में, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार और मैं अच्छे व्यवस्थित रूप से आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी शिप्रा नदी है, कौन सी नदी, शिप्रा नदी है। तो शिप्रा नदी का जो क्षेत्र विशेष वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो वो शुरू हो जाता है आपका यहाँ से, ये वाला भाग, ये इंदौर है आपका, इंदौर की काकरी बड़ी पहाड़ी से निकल के जाती है और इंदौर से सीधा सा निकल के किस जिले के साथ सीमा बना लेती है, देवास जिले के साथ में। देवास से प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है, शिप्रा में। शिप्रा मतलब चली जाती है आपके उज्जैन में। तो ये शिप्रा उज्जैन नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये हो गया आपका उज्जैन। उज्जैन से कहाँ घूमी, रतलाम की ओर, तो ये रतलाम वाला भाग हो गया। रतलाम से कहाँ गई, मंदसौर में। मंदसौर से कहाँ चली गई, कोटा। और कोटा में ही उधर से कौन सी नदी आती है आपकी, ये नदी आती है आपकी यहीं पे, चंबल नदी। तो कोटा में चंबल नदी में ही क्या करेगी, ये वाली जो नदी है आपकी कौन सी, शिप्रा नदी, ये जाके क्या कर देगी, चंबल नदी में मिल जाएगी। तो ये चंबल इधर चली जाएगी, फिर वो यात्रा करेगी कहाँ की, भिंड मुरैना श्योपुर की, और वही इटावा यूपी पहुंचेगी और किस में मिल जाएगी, वही आपकी यमुना नदी में मिल जाएगी। तो फैक्ट समझ लें आप लोग यहाँ पर, ये इंदौर है, इंदौर से निकल के देवास से सीमा बनाती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, सिर्फ उज्जैन पहुँच जाएगी, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से सीधा कोटा, और कोटा में क्या करेगी, चंबल नदी में मिल जाएगी। ये हो गया यहाँ तक। जो विस्तार से पढ़ा उसको हम देख लेते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया था। शिप्रा नदी है, प्राचीन नाम से पूछता है तो पूर्ण सलीला है, उसके साथ में ही क्या है, अन्य चीज मोक्षदायिनी है, अमृत संभवा है, कल संग्रह है, कनक संगा है, सोमवती है, ज्वर वहिनी है, और ज्वर हरनी है ना, प्रलोक के और अवंती है। उद्गम विंध्याचल पर्वतश्रेणी काकरी बड़ी पहाड़ी से, ठीक है, कहाँ से, महू इंदौर से है, और उसके साथ में ये ध्यान रखना कौन सा कोण है, बाणेश्वर कोण है। कुल लंबाई 195 किलोमीटर, 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी यूपी में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बहने के बाद अवसान इसका होता है चंबल नदी कोटा में, कोटा में इसका संगम हो जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। प्रवाह जिले के अंतर्गत देखा, इंदौर से देवास, देवास से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, मंदसौर और होती हुई यहाँ से कोटा। फिर आता है आपका मंदसौर, ये तो देख लिया है ना। सहायक नदी कौन सी है, तो गंभीर नदी है, और आपकी कौन सी, कान है या फिर खान नदी है, जो आपकी मिल जाएगी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, शिप्रा नदी के किनारे। इस शिप्रा नदी के तट पर आपका दक्षिणमुखी शिवलिंग है। दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थापित है, तो महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ पे क्या होता है, 12 वर्ष के अंतराल में एक आपका श्रेष्ठ कुंभ का आयोजन होता है। 2012 में पिछला लगा था, अगला 2028 में लगेगा आपका, है ना। आगे क्या है, त्रिवेणी घाट कहाँ पर, उज्जैन में है, जहाँ पर शिप्रा, सरस्वती और उसके साथ में खान नदी का क्या होता है, संगम होता है। रामघाट सबसे बड़ा घाट उज्जैन का है, और यहीं पर शाही स्नान होता है कुंभ के समय। और फिर क्या, फिर ये आता है आपका नर्मदा लिंक परियोजना। ये आपका 2012 में शुरू कर दी गई 29 नवंबर में, और इसमें नर्मदा का पानी ये पाइपों के माध्यम से कहाँ पर छोड़ा जाएगा, शिप्रा नदी में। अंकपाद आश्रम क्या है, सांदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात है, जहाँ पर बाल कृष्ण मतलब बलराम जी और कृष्ण जी ने क्या किया था, सुदामा जी के साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा दीक्षा। उसके साथ में भ्रतहरि की गुफाएं हैं, और शिप्रा नदी किनारे और अन्य आपके जितने भी दर्शनीय पर्यटन स्थल है उज्जैन के, वो शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा नदी समाप्त हुई हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।